हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल इज वेल, एकदम सब बढ़िया प्यारे बच्चों, फिट एंड फाइन। सो आज हम पढ़ेंगे द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। व्हाट अ कलरफुल वर्ल्ड जो हम देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ आईज, द गिफ्ट ऑफ विजन। सो बेटा ये चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन आई। देखो, ह्यूमन आई हमको किसी की सामने से कैसे दिखती है। जब हम किसी की आंखों में देखते हैं, किसी की आंखों में नहीं देखना, जब हम किसी की आंखें देखते हैं तो हम सामने से कैसी दिखाई देती है, ऐसी। ठीक है, बट अगर हम पूरी की पूरी आई को देखें तो इंटरनल जो आई है बेटा वो एक पूरी बॉल की शेप में होती है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो पूरी आई होती है वो ऐसे एक बॉल की शेप में होती है। ये एक साइड व्यू बना रखा है आई का। ठीक है, ये एक बेटा साइड व्यू बना रखा है आई का, जिसमें आई के सभी पार्ट्स को शो कर रखा है। अब हम वन बाई वन आई के इन सभी पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट, ठीक है, जो फ्रंट पार्ट होता है आई का, दिस वन। ठीक है, ये जो हमें पार्ट फ्रंट में दिखाई दे रहा है किसी भी आई का, वो कहलाता है बेटा कॉर्निया। क्या कहलाता है? कॉर्निया। ठीक है, ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट बल्जिंग आउट सरफेस। ठीक है, ये जो ट्रांसपेरेंट होती है सरफेस और कैसी होती है? बल्जिंग आउट होती है, बाहर की तरफ निकली हुई होती है। ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस होती है इस तरह से बाहर की तरफ निकली हुई, वैसे ही सेम एक सरफेस होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है। जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती है वो सबसे पहले कॉर्निया पर इंसिडेंट करती हैं और कॉर्निया से अंदर की तरफ क्या कर जाती हैं? रिफ्रैक्ट कर जाती हैं। ठीक है, सिंपली है कि जो भी पार्ट आपको आई का दिखाई दे रहा है, किसी का फ्रंट पार्ट जितना दिखाई दे रहा है, फ्रंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। ये सब क्या है बेटा? कॉर्निया है। और कॉर्निया के जस्ट पीछे यहां पर होता है एक पार्ट, इसको कहते हैं आइरिस। ठीक है, क्या होता है आइरिस? देखो भाई, इसमें समझो, ये जो बड़ा वाला गोला होता है, ठीक है, एक बड़ा वाला गोला होता है और एक छोटा वाला गोला होता है। ठीक है, ये जो बड़ा वाला गोला होता है फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड। कैसा होता है बेटा? रिंग शेप होता है और कलर्ड होता है। ठीक है, देखते हो किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की भूरी होती है ना, ब्राउन आइज, ब्लू आइज, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू, है ना। हिप्नोटाइज नहीं होना वहां, आज मैं तुम्हें यहाँ हिप्नोटाइज करूंगा। ठीक है, देखो, तो जो कलर होता है ना, ये ब्लू ब्राउन, ठीक है, अलग अलग कलर होता है। जनरली ब्लू और ब्राउन कलर ज्यादातर देखने को हमें मिलते हैं आइरिस के। तो जो बड़ा वाला होल है, ठीक है, जो बड़ा वाला स्फीयर है ना, इसको बेटा आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। ठीक है, अब इस आइरिस का काम क्या होता है? इस आइरिस के बड़े वाले होल के अंदर देखो एक छोटा सा होल है। ठीक है, ये छोटा सा होल है, इसको कहते हैं प्यूपिल। इसको कहते हैं प्यूपिल। तो ये आइरिस का काम होता है इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। ठीक है, आइरिस एक टाइप से गेट होता है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, बीच में बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पर छोटा सा ये गोला होगा प्यूपिल, और इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम आइरिस का होता है। देखो, आप प्यूपिल करता क्या है? प्यूपिल का काम है टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ लाइट विच एंटर इन द आई, कि आई में कितनी लाइट अंदर एंटर करनी चाहिए, उसका डिसीजन ये करता है। ठीक है, ये जज बैठा हुआ है यहाँ पर और ये डिसाइड करता है कि कितनी लाइट जो सबसे पहले कॉर्निया पर इंसिडेंट की, कहाँ इंसिडेंट की? कॉर्निया पर, और रिफ्रैक्ट होके अंदर गई आई में। अब कितनी लाइट आई के अंदर जानी चाहिए ये प्यूपिल डिसाइड करता है। देखो, जब बाहर की लाइट, ठीक है, सराउंडिंग की लाइट ब्राइट होती है, तो ब्राइट लाइट में बेटा क्या होता है, एकदम से जब चमक हमारे आंखों में पड़ती है तब हम अपनी आंखें एकदम से बंद सी करते हैं, झिलमिला सी लेते हैं। ठीक है, तो इन केस क्या होता है, पीपल अपना साइज छोटा कर लेता है। और पीपल के साइज को छोटा कौन करता है? आइरिस। आइरिस क्या करता है, एक टाइप से गेट है, वो गेट करता है भाई गेट बंद करो। ठीक है, गेट बंद करो तो अंदर जाने का रास्ता क्या हो जाएगा? छोटा। बिल्कुल बंद नहीं होना, छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो पीपल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है और बिल्कुल स्मॉल हो जाता है, ताकि जो तेज चमक पड़ रही है लाइट की वो ज्यादा से ज्यादा अंदर ना जा पाए। ठीक, अब दूसरा केस, अगर सराउंडिंग की लाइट डिम हो गई, ठीक है, बाहर की लाइट कम हो गई, तब हम चीजों को देखने के लिए क्या करते हैं? आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, अरे दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा लाइट रे अंदर जा पाए, अच्छी खासी इंटेंसिटी की लाइट अंदर जा पाए, तभी क्लियर इमेज बने। ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं? अपनी आंखों को फाड़ फाड़ के देखते हैं। तो ये आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है। ठीक है, प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है।
ठीक है। तो आइरिस तो कंट्रोलर है, आइरिस क्या है, ये प्यूपिल का कंट्रोलर है जो प्यूपिल के साइज को छोटा और बड़ा करता है, ठीक है। और प्यूपिल अपना साइज छोटा कब करता है, जब बाहर की लाइट ब्राइट होती है तो साइज छोटा कर लेता है, और जब बाहर की सराउंडिंग की लाइट डिम होती है अपना साइज बड़ा कर लेता है। तो प्यूपिल डिसाइड करेगा कि कितनी लाइट आंखों के अंदर जानी चाहिए, ठीक है। डिसाइड करता है कि कितनी लाइट आई के अंदर जानी चाहिए, ठीक। और डिम लाइट में लार्ज हो जाता है और ब्राइट लाइट में स्मॉल हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो बीच में छोटा सा गोला है प्यूपिल, ये ब्लैक क्यों होता है, यहां पर कॉन्सेप्ट समझते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। देखो ये जो कलर हमें बड़े वाले स्फीयर का दिखाई देता है, किसी का ब्लू किसी का ब्राउन, ठीक है, डजेंट मैटर, लेकिन जो कलर हमें दिखाई दे रहा है उसका रीजन है कि जो आइरिस है, इतना जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर लाइट रेज का बेटा रिफ्लेक्शन भी होता है। क्या होता है, लाइट रेज जो आती हैं ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती है, ठीक है। अब ये आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा कि साइज क्या रहना चाहिए प्यूपिल का। जैसे सपोज दैट 100 लाइट रेज आई, सबसे पहले का इंसिडेंट की कॉर्निया पर, वो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, लाइट रेज चली जाएंगी अंदर, इसका काम थोड़ा सा एक ये भी होता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। उसके बाद आइरिस डिसाइड करेगा कि प्यूपिल का साइज क्या होगा, ठीक है। अब ये जो आइरिस वाला पार्ट है, यहाँ से मोस्ट ऑफ द लाइट रेज क्या हो जाती, रिफ्लेक्ट आई वापस चली गई। क्यों, क्योंकि प्यूपिल ने अपना जो साइज एडजस्ट कर रखा है कि 100 आउट लाइट रेज आई तो 50 ही अंदर जाएंगी, 50 से ही काम चल जाएगा और इमेज बन जाएंगी, बाकी की जो 50 है वो वापस भेज देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये साइड से गेट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जितना रास्ता क्लोज है वो क्या होता है, आइरिस पर लाइट रेज पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। जब रिफ्लेक्ट होती लाइट रेज तभी ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है, जिस कलर का आइरिस होता है किसी की आंख का वो हमें वैसा ही कलर दिखाई देता है। और जो बीच वाला जो पार्ट है जहां से लाइट रेज आंखों के अंदर गई, वो पार्ट क्या है, वहां पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसीलिए हमें वो पार्ट क्या दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक। अब आ जाओ अंदर, प्यूपिल के अंदर आ गई लाइट रेज, तो प्यूपिल के पीछे होता है आई लेंस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आई, आई लेंस। ये जो लेंस होता है ये बिल्कुल एक कॉन्वेक्स शेप की होगा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसको हम आई पीस भी बोल सकते हैं, आई पीस, आई लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस। इसका काम होता है कि जो भी लाइट रेज आई उन सबको कन्वर्ज करके पीछे एक पॉइंट पर, वो पॉइंट कहां पर होगा, पीछे की स्क्रीन होती है रेटिना, ठीक है, इस रेटिना पर आने वाली सभी की सभी लाइट रेज को कन्वर्ज करना और वहां पर एक इमेज बनती है, देन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस आई लेंस को पकड़ के कौन रखता है, इस आई में होल्ड करके कौन रखता है, देखो साइड से होती है यहां पर सिलियरी मसल्स, ठीक है, सिलियरी मसल्स होती हैं साइड से जो आई लेंस को पकड़ के रखती हैं, संभाले रखती है, ठीक है। और सिलियरी मसल्स और आई लेंस के बीच में यहां पर एक इंटरनोड्स कांटेक्ट होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो कि होल्ड करके रखते हैं आई लेंस को। एक एंड उनका अटैच होता है आई लेंस से और दूसरा एंड अटैच होता है बेटा सिलियरी मसल्स से। ऐसे ही नीचे यहां पर सस्पेंसरी लिगामेंट्स होंगी, ठीक है, इसका एक एंड सिलियरी मसल से अटैच होगा और दूसरा एंड आई लेंस से अटैच होगा, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स क्या है बेटा, जो आई लेंस को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। दूसरा काम कि जब लाइट रेज आई लेंस का काम होता है कि उनको कन्वर्ज करना है कहां पर, रेटिना पर। अब हम देखते हैं, हम पास की चीज को भी देख लेते हैं और दूर की चीज को भी देख लेते हैं। तो पास से लाइट रेज आएंगी, उनको भी ये लेंस अच्छे से रेटिना पर कन्वर्ज करेगा, दूर से लाइट रेज आएंगी तो उनको भी रेटिना पर कन्वर्ज, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो चेंज होती रहती है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी फोकल लेंथ को भी चेंज करता रहता है और ऐसे एडजस्ट करता है कि लाइट रेज ऑलवेज एक कांस्टेंट पॉइंट रेटिना पर ही कन्वर्ज होती रहे। अब इसकी जो फोकल लेंथ होती है उसको कौन चेंज करेगा, सिलियरी मसल्स से जो आई लेंस अटैच होता है, तो सिलियरी मसल्स इसको पकड़ के रखे हैं। सिलियरी मसल्स बेटा कॉन्ट्रैक्ट होती हैं,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होती है तो लेंस क्या होता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। फिर सिलेरी मसल्स एक्सपेंड होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो ये लेंस थिन हो जाता है, पतला हो जाता है और इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो सिलेरी मसल्स के पास आई लेंस का कंट्रोलर है। वो मसल्स इस आई लेंस को ऐसे एडजस्ट करके रखती हैं कि इसका जो फोकस है वो कहाँ बना रहे, रेटिना पर बना रहा है। जो भी इंसिडेंट रेज आ रही है रिफ्रैक्ट होके वो कहाँ कन्वर्ज होती रहे, पीछे रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर कन्वर्ज होती रहे तो वो काम होता है सिलियरी मसल्स का, किसका, सिलियरी मसल्स का, दी चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस, आई लेंस की थिकनेस को वो चेंज करती हैं। अभी हम समझेंगे आई लेंस जब ऑब्जेक्ट पास होता है तो कैसे अपनी थिकनेस चेंज करेगा, दूर का कोई ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं तो कैसे अपनी थिकनेस चेंज करेगा। ठीक है, आया इतना समझ में, चलो आगे। रेटिना, रेटिना इज अ स्क्रीन ऑन विच रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। रेटिना पीछे बेटा एक स्क्रीन होती है, ठीक है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ से कलर चेंज करते हैं, ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, रेड रेड सा यहाँ तक, ठीक है, ये सब क्या है, रेटिना है। ठीक है, ये बेटा रेटिना है जहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज सभी की सभी क्या होती है, कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं रेटिना। यहाँ पर सभी की सभी लाइट रेज कन्वर्ज होती है, इमेज फॉर्म होती है, और कैसी इमेज फॉर्म होती है, द स्क्रीन ऑन विच रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसकी इमेज रेटिना पर कैसी बन रही है, रियल, और इन्वर्टेड उल्टी बन रही है। बट हमें तो चीजें सीधी दिखाई देती है ना, किसी को देख रहे हैं ऐसा थोड़ी उसका सर नीचे और पैर ऊपर दिखाई दे रहा है, अरे तो उल्टा दिखाई दे रहा, हम भी उल्टे हो जाते हैं तो ये सीधा दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता। जो इमेज स्क्रीन पर बनी, ठीक है, रेटिना पर बनी, अब वो इमेज इस ऑप्टिक नर्व से कहाँ जाएगी, ब्रेन में। कहाँ जाएगी, ब्रेन में। ठीक है, ये जो नर्व है एक रास्ता है, पाथ। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या है बेटा, एक पाथ है। थ्रो इमेज इज ट्रांसफर टू द ब्रेन, इमेज जो है वो ब्रेन तक ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में ये इमेज ब्रेन तक ट्रांसफर होती है, ब्रेन इसको इंटरप्ट करता है, स्टडी करता है। ठीक है, और हमें चीजें सीधी दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, दूसरी बात, रेटिना पर जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, साथ ही साथ बेटा रेटिना पर दो टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक कोन शेप्ड और दूसरे रॉड शेप्ड। ठीक है, एक बेटा होते हैं कोन शेप्ड सेल्स और दूसरे रॉड शेप सेल। कोन सेल क्या होते हैं, जो ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, हम लोग ब्राइट लाइट में भी चीज़ों को आराम से क्लियरली देख पाएं। ठीक, और जब डिम लाइट में जाते हैं, अचानक से रूम में बैठे हैं और लाइट चली गई, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमें चीज़ें दिखाई दे जाए। कलरफुल तो नहीं दिखाई देता, ब्लैक एंड वाइट दिखाई देगा, सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक दिखाई देगा। और अंधेरे में कोई वाइट चीज़ रखी है ना तो वो अलग से लगेगा कि यहाँ पर कोई चीज़ है, तो हम अंधेरे में भी देख पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है भैया, कोन शेप्ड जो सेल्स होती हैं वो ब्राइट लाइट में देखने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं, और जो रॉड शेप्ड की सेल्स होती हैं वो डिम लाइट में देखने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं, जो कि रेटिना पर होती हैं। तो हम क्या करते हैं, ब्राइट लाइट में भी देख पाते हैं और डिम लाइट में भी देख पाते हैं। दूसरा जो कोन शेप सेल का काम होता है, सेंसेशन ऑफ कलर्स। ठीक है, कलर्स का सेंसेशन के लिए, कोई रेड कलर की चीज़ है परफेक्टली रेड दिखाई दे, ब्लू कलर की चीज़ है परफेक्टली ब्लू दिखाई दे। ठीक है, तो कलर का सेंसेशन और ब्राइट लाइट में देख पाना किसकी वजह से, कोन शेप्ड की सेल की वजह से, और डिम लाइट में देख पाना किसकी वजह से, रॉड शेप की सेल की वजह से, रॉड शेप्ड। ठीक है, ये रॉड शेप की होती है, और वो सेल्स कैसी, उनका शेप कोन शेप का होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोन और रॉड सेल्स। अब आप देखो, जो आउल होता है, उल्लू, ठीक है, उसको दिन में नहीं दिखाई देता, ऐसा मिथ है एक, ऐसा नहीं है, उल्लू को दिन में भी दिखाई देता है, अंधा थोड़ी हो जाता है दिन में। लेकिन उल्लू के पास कोन शेप की सेल्स नहीं होती। अब दिन में ब्राइट लाइट होती है, धूप होती है, ठीक है, सनलाइट होती है, तो ब्राइट लाइट में उसके पास कोन शेप की सेल्स नहीं होती, तो वो सेंसिटिव नहीं हो पाता ब्राइट लाइट में अपनी आंखों को खोलने के लिए, ठीक है, और कलर्स को देखने के लिए।
इसीलिए उल्लू दिन में अपनी आंखों को खोल ही नहीं पाता और देख ही नहीं पाता। जैसे ही अंधेरा होता है, लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, डिम लाइट होती है, तो डिम लाइट में उसके पास सिर्फ रॉड शेप्ड की सेल्स होती है। कौन सी? रॉड, जो उसको सेंसिटिव बनाती है डिम लाइट में देखने के लिए। तो उल्लू को रात में दिखाई देता है और रात के जैसा ही दिखाई देगा, जैसा अंधेरा होगा, जो चीज़ें डिम लाइट में कम दिखाई देंगी वैसे ही जैसे हमें दिखाई दे रही वैसे ही उल्लू को दिखाई दे रही हैं। ठीक, चलो आगे। ऑप्टिक नर्व समझ गए, जहां जो इमेज बेटा रेटिना पर बनेगी वो ऑप्टिक नर्व से होते हुए कहाँ जाएगी? ब्रेन में जाएगी। कहाँ जाएगी? ब्रेन में जाएगी। अब एक बार समराइज करके समझते हैं वर्किंग ऑफ द आई। सबसे पहले पार्ट कॉर्निया, कॉर्निया पर लाइट रे इंसिडेंट हुई, ट्रांसपेरेंट पार्ट उसने लाइट रेज को अंदर भेजा। आयरिस ने प्यूपिल का साइज डिसाइड किया कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगी, तो प्यूपिल ने अपने साइज को ऐसे एडजस्ट किया कि इतनी अमाउंट ऑफ लाइट रेज अंदर जाएगी। और कहाँ लाइट रेज फोकस हुई? कॉन्वेक्स लेंस पर, आई पीस। उस लेंस के साइज को कौन एडजस्ट कर रहा है? सिलियरी मसल्स। कैसे? कि इस लेंस का फोकस कहाँ बन जाए? रेटिना पर बन जाए, और रेटिना पर एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, और उस इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में ब्रेन तक ले जाने का काम करती है ये ऑप्टिक नर्व, और वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक, अब देखो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। दो टॉपिक रह गए, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। ये क्या होते हैं भाई? देखो, लेंस और रेटिना, ये वाला जितना पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जितना पोर्शन है, यहाँ पर एक बेटा फ्लूइड फिल होता है। ठीक है, इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, जेल लाइक सब्सटेंस होगा, और वो इसलिए फिल होता है यहाँ पर, ये आई को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, आई को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है विट्रस लाइक ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर जेल लाइक, थोड़ा सा थिक सा गाढ़ा सा एक फ्लूइड फिल होता है। दूसरा फ्लूइड एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर वाटर लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, थिन पतला सा लिक्विड जो आई लेंस और कॉर्निया के बीच में फिल होता है। ठीक है, आई लेंस और कॉर्निया के बीच में फिल होता है एक्वस ह्यूमर, और रेटिना और कॉन्वेक्स लेंस आई लेंस के बीच में फिल होता है विट्रस ह्यूमर। क्लियर है इतना? चलो आगे। क्वेश्चन था बेटा 2024 में, द लेंस ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड। एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर जो इमेज बनती है आई में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फटाक से लगा देते हैं ऑप्शन, कॉर्निया, ऑप्टिक नर्व, सिलेरी मसल्स, या फिर रेटिना। उसको हम कहते हैं बेटा रेटिना। ठीक, चलो आगे। पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब एक नॉर्मल आई जो एबल होती है दूर के भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए और पास के भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्लियरली। ठीक है, अगर एक आई दूर के ऑब्जेक्ट को भी बड़े आराम से देख पा रही है और पास के भी ऑब्जेक्ट को बड़े आराम से देख पा रही है, तो उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन बहुत अच्छी है, गुड है। ठीक, तो क्या होती है? सिंपली द एबिलिटी ऑफ आई, आई की एबिलिटी कैन सी द डिस्टेंस एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, क्लियरली देख पाना किसी भी आई का, पास के और दूर के भी। ठीक है, और पावर ऑफ एकोमोडेशन एक आई की गुड कब मानी जाएगी? कि ए आई कैन फोकस द इमेज, एक आई इमेज को फोकस कर पाए, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की भी और एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट की भी इमेज को अपनी रेटिना पर फोकस कर पाए बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, अब समझो ध्यान से। देखो, ये हमारा आई पीस, ठीक है, आई पीस, आई लेंस। जब हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, जब हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो फार पॉइंट से जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल आती है। ठीक है, कैसे आती हैं? पैरेलल ही आती है, समझ गए? उस तरफ स्क्रीन बना लेते हैं रेटिना। अब ये जो आई है, इस आई लेंस का कंट्रोलर किसके पास होता है? सिलियरी मसल्स के पास। तो सिलियरी मसल्स क्या करेंगी? इस आई लेंस के थिकनेस को ऐसे एडजस्ट करेंगी कि इसका फोकस कहाँ पर बने? रेटिना पर। ठीक है, तो ये जो दूर से लाइट रेज आ रही है, ठीक है, कहाँ से आ रही है? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज, याद रखना कैसी आती हैं? पैरेलल। तो पैरेलल लाइट रेज जो आ रही हैं वो कहाँ पर कन्वर्ज हो? पीछे रेटिना पर। ठीक है, और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। दूसरी बात, जब हम किसी भी पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं,
ठीक है, जब हम किसी भी पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट को, तो वहां से लाइट रेज कैसी आती हैं, डाइवर्ज होके। कैसे आते हैं, डाइवर्ज होके आती हैं। तो इस पास वाले ऑब्जेक्ट को भी ये आई लेंस क्लियरली देख उसकी इमेज बना पाए। तब सिलियरी मसल्स क्या करेंगी, अब इस आई लेंस के फोकस को फिर से एडजस्ट करेंगी। ठीक है, क्योंकि अब लाइट रेज आ रही हैं कैसे, डाइवर्ज होके, तो और ज़्यादा कन्वर्ज करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ज़्यादा कन्वर्ज करने की ज़रूरत है, यानी इसकी कन्वर्जिंग पावर और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, कन्वर्जिंग पावर और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तब भी ये लाइट रेज कहाँ कन्वर्ज हो जाए, रेटिना पर कन्वर्ज हो जाए। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो कैसा होगा बेटा, नियर बाई ऑब्जेक्ट का। तो नियर बाई ऑब्जेक्ट से लाइट रेज डाइवर्ज होके आती हैं, उसकी भी इमेज रेटिना पर फोकस कर पाना, और फार पॉइंट से लाइट रेज कैसी आती है, पैरेलल आती है, उसकी भी इमेज रेटिना पर कन्वर्ज करवाना। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, अब जो फार पॉइंट होता है, हम कितनी दूर तक का देख सकते हैं। ठीक है, जहां तक हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जहां तक चीजें हैं वो सब हमें दिखाई देती हैं। तो फार पॉइंट मतलब बहुत दूर तक का हम देख सकते हैं, इंफिनिटी तक का। तो फार पॉइंट ऑफ विजन क्या होता है आई का, इंफिनिटी। फार पॉइंट ऑफ विजन होता है बेटा इंफिनिटी। हम इंफिनिटी तक का देख सकते हैं, जहां तक चीजें हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, और नियर पॉइंट ऑफ विजन क्या होता है, नियर पॉइंट ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हम 25 सेंटीमीटर के पास तक का क्लियरली देख पाते हैं। जैसे हम कोई बुक रीडिंग कर रहे हैं, उसको अपने आंखों से ना 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगर रखते हैं तो बहुत आराम से देख पाते हैं, और ज़्यादा पास में लेके आएंगे तो दिमाग में ना एकदम से स्ट्रेस सा होता है, आंखों पे जोर लगाना पड़ेगा, हमें चीज़ें ब्लर सी दिखाई देने लगती हैं। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और फार पॉइंट इंफिनिटी। फार से, इंफिनिटी से लाइट रेज कैसी आती है, पैरेलल आती है, उनको कहाँ कन्वर्ज करना है, रेटिना पर। और नियर पॉइंट से इमेज लाइट रेज कैसी आती है, डाइवर्ज होके आती है, उनको कहाँ कन्वर्ज करना है, रेटिना पर। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में एक आई लेंस, दोनों ही केसेस में एक आई लेंस के साइज को कौन कंट्रोल कर रहा है, सिलियरी मसल्स। ठीक है, गुड सिलियरी मसल्स। एक नॉर्मल आई फार पॉइंट के ऑब्जेक्ट को एज वेल एज नियर पॉइंट के ऑब्जेक्ट को, इमेज को रेटिना पर फोकस कर पाए, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन एक है, पहले वो देखते हैं। सीबीएसई 2024 में आया था, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, उसको डिफाइन करते हैं। सिंपल है, एन आई कैन फोकस द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन इट्स रेटिना by changing the focal length of eye lens, by changing the focal length of eye lens। ठीक है, आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करके। अब एक बात और समझो, देखो जब आई लेंस थिन होगा, कैसा होगा, थिन होगा, पतला होगा। ठीक है, जब आई लेंस बेटा थिन होगा, पतला होगा, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और पावर क्या होगी, कम होगी। तो जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो बहुत आराम से देखते हैं, एकदम नॉर्मल। ठीक है, इस केस में क्या होता है, हमारा जो आई लेंस है वो थिन होगा। कैसा होगा, थिन। सिलेरी मसल्स क्या रहती है, एकदम रिलैक्स। सिलेरी मसल्स रिलैक्स रहती हैं, आई लेंस थिन रहता है, फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और पावर कम होती है। ठीक है, और आराम से एक इमेज रेटिना पर बनती है। अब नियर बाई वाले केस में क्या होता है, नियर बाई वाले केस में लेंस हो जाता है थिक। नियर बाई केस में लेंस बेटा हो जाता है थिक। ठीक है, और थिक लेंस की, एक मोटे लेंस का मतलब क्या हुआ, ज्यादा ऐसे कर्वी हो गया। ठीक है, ज्यादा कर्वी हो गया, ये कर्व क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। ठीक है, ज्यादा कर्वी होने की वजह से उसकी बेटा फोकल लेंथ कम हो जाती है। फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो पावर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें हाई कन्वर्जिंग पावर चाहिए कि लाइट रेज ऑलरेडी डाइवर्ज होके आ रही है, तो उनको क्या कर पाइए, रेटिना पर कन्वर्ज कर पाए, तो पावर बढ़ जाती है किसकी, थिक लेंस की। ठीक है, अब थिक क्या होता है, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर से प्रेशर लगाया, नीचे से प्रेशर लगाया, लेंस को क्या कर दिया, थिक कर दिया। थिक कर दिया मतलब फोकल लेंथ क्या कर दी, उसकी कम कर दी, और पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है थिक लेंस की। तो ये काम सिलेरी मसल्स का है, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, बस इमेज को ऐसे होना, सॉरी, फोकस को ऐसे हमेशा एडजस्ट रखना कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर बन पाए। इसी को बेटा कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। दूसरा,
power of accommodation, write the name of the part of eye which plays a major role in the process of accommodation and explain the what happens when eye focus nearby एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मेजर रोल किसका होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन पे? लेंस तो काम कर ही रहा है अपना, इमेज को कहाँ फोकस कर रहा है? रेटिना पर, बट लेंस के भी हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं है। लेंस के फोकस को कौन एडजस्ट करता है? सिलियरी मसल्स। अगर सिलियरी मसल्स हमारी वीक है, ठीक है, तो इमेज रेटिना पर कन्वर्ज नहीं होगी, वो उसके फोकस को एडजस्ट रेटिना पर कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो सिलेरी मसल्स के वीक होने की वजह से रेटिना पर इमेज फोकस नहीं हो पाती और हमारी आईज में डिफेक्ट हो जाते हैं। कभी हम चीज़ें दूर की नहीं देख पाते, कभी हम चीज़ें पास की नहीं देख पाते। ठीक है, तो मेजर रोल बेटा होता है सिलेरी मसल्स का, जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने से लेंस क्या हो जाता है? थिक हो जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है एंड पावर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है और उसकी इमेज रेटिना पर फोकस हो जाती है। ठीक है, और जब हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो बहुत जो है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है माइंड पर, बड़े आराम से देखते हैं। सिलेरी मसल्स एकदम रिलैक्स होती हैं, सिलेरी मसल्स एकदम रिलैक्स होती हैं। लेंस उस केस में थिन हो जाता है, फोकल लेंथ क्या हो जाती है उस केस में आपकी? इंक्रीज हो जाती है और पावर डिक्रीज हो जाती है और इमेज रेटिना पर फोकस हो जाती है। तो समझ गए ना ये वाले क्वेश्चन का आंसर? ठीक, चलो अब पढ़ते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ठीक है भाई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन में किसी को दूर का नहीं दिखाई देता, किसी को पास का नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आईज में क्या हो जा रहे हैं? डिफेक्ट हो जा रहे हैं। डिफेक्ट का मतलब है कि जो दूर का नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इमेज जो है वो रेटिना पर नहीं बन पा रही। पास का नहीं दिखाई दे रहा मतलब इमेज हमारी रेटिना पर नहीं बन पा रही, हम चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाते हैं। तो पहला डिफेक्ट क्या है बेटा? मायोपिया। ठीक है, पहला डिफेक्ट मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? ड्यू टू दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट की वजह से एक पर्सन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता। ठीक है, अब क्यों नहीं देख पाना? देखो भाई, फंडा समझो। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कैसे आती है? पैरेलल। ठीक है, लाइट रेज आती है पैरेलल, और पैरेलल आने वाली लाइट रेज, कॉन्वेक्स लेंस का काम है कि उनको कहां कन्वर्ज कर देना? पीछे स्क्रीन है जो रेटिना, यहां पर कन्वर्ज करना। अब देखो हो क्या रहा है, जो लाइट रेज है वो पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है इस पॉइंट पर, होना कहां चाहिए? रेटिना पर। मींस लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई। ठीक है, उसने लाइट रेज को पहले ही कन्वर्ज कर दिया। क्या कर दिया? पहले ही कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है लेंस की, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, इसका मतलब कि कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई। लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अब क्या हुआ देखो, लेंस की जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, तो रेटिना से पहले ही उसने इमेज को कन्वर्ज कर दिया। तब हम इमेज बन ही नहीं रही है रेटिना पर, तब हम चीजों को देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहला रीजन क्या होगा? पहला रीजन तो यही हो सकता है कि हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, लेंस की कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या बन सकता है? हो सकता आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, जो आई बॉल है ये, ठीक है, जो आई बॉल है ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया हो। ठीक है, आई बॉल का साइज बढ़ गया हो, तो जब आई बॉल का साइज बढ़ जाएगा तो स्क्रीन पीछे खिसक गई हो। ठीक है, लेंस अपना काम सही कर रहा है, सिलेरी मसल्स अपना काम सही कर रही है, पावर ऑफ एकोमोडेशन गुड है, लेकिन रेटिना का साइज, रेटिना का जो पोजीशन है वो पीछे खिसक गया। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन इस आई की क्या हो गई? गुड नहीं रही, खराब हो गई। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब सिर्फ इस लेंस और सिलियरी मसल्स से नहीं है। ठीक है, लेंस और सिलियरी मसल से नहीं है, पूरी की पूरी आई के सभी पार्ट्स प्रॉपर वर्क करने चाहिए। आई बॉल बड़ा हो जाएगा तो रेटिना पीछे खिसक गया तो ऑटोमेटिकली इमेज आगे बन गई। दो रीजन हो सकते हैं। अब इस डिफेक्ट को सही कैसे करना है? ठीक है, सही करने के लिए हम चाहते हैं कि ये जो इमेज यहाँ पर बन रही है ना, वो थोड़ी सी ना इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो जाए और ये इमेज कहाँ बनाए? रेटिना पर जाकर के बनाए। तो इसको करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। अब देखो, जैसे क्लास में हम भी जब स्टडी किया करते थे तो पीछे बैठ जाया करते, तो जिन बच्चों की आई साइड दूर की वीक थी, उन्हें दूर का नहीं दिखाई दे रहा, तो उन्हें बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई नहीं देता था, दिखाई नहीं दे रहा, वो पड़ोसी की कॉपी में बैठ के देख के लिखते थे। तू देख के लिख, मैं तेरा देख के लिख ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वहां तक का दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, 3 बेंच 4 बेंच आगे बिठा दो तो उनको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब उनको बहुत दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा उस बच्चे को आगे ले आए तो उस पॉइंट तक का दिखाई दे रहा है।
ठीक है। इसको सपोज दैट इस आई को यहाँ तक का नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ तक का दिखाई दे रहा है, यहाँ तक का देख ले रहा है, ठीक है, यहाँ तक का देख ले रहा है। अब देखो करेंगे क्या, एक चश्मा तैयार कराएंगे इसके लिए, और उस चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो पैरेलल लाइट रेज आ रही थी, ठीक है, सॉरी कॉनकेव लेंस लगाएंगे, ये कॉनकेव लेंस जो पैरेलल लाइट रेज आ रही थी, कॉनकेव का काम क्या होता है, कॉनकेव लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस लाइट रेज को डाइवर्ज करने का काम करता है, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। अब जो लाइट रेज को ये क्या करेगा बेटा, लिटिल थोड़ा सा क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है, क्या कर देगा, ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। अब जो पैरेलल आ रही थी उनको इसने यहां कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो पहले से ही हम लाइट रेज को उतना डाइवर्ज करके भेजेंगे, जब डाइवर्ज करके भेजेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसे और ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा, तो और ज्यादा कन्वर्ज करने के चक्कर में ये इमेज कहां बनेगी, जाके यहां पर, ठीक है। अब दूसरे तरीके से समझो, होगा क्या कि जब भाई इस पर्सन को दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, कहां तक का दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट तक का दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये डाइवर्जिंग जो हमने लेंस यूज कर रखा है कॉनकेव लेंस, तो तब ये उतनी लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, ठीक है, डाइवर्ज करेगा। अगर हम पीछे मिला के देखें, ठीक है, पीछे देखें तो यहां पर अपियर्स टू बी कन्वर्ज, और यहां पर एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की। तो वो जो इमेज बनेगी ना, वो बहुत पीछे थी, वहां तक का हम नहीं देख पा रहे थे, वो ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आगे आ जाएगी, ठीक है, आगे आ जाएगी इस पॉइंट पर, और ऐसा हमें लगेगा चश्मा पहनते ही कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दूर का क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, वो थोड़ा सा आगे आ गया, क्या आ गया, थोड़ा सा आगे आगे एकदम से, हाँ हाँ अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस लेंस का पहनते ही क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट इमेज उस ऑब्जेक्ट की खिसक के आगे आ जाएगी, और ये डिफेक्ट क्या कर सकते हैं हम, ऐसे करेक्ट कर सकते हैं, किस लेंस का यूज करके, कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस को यूज करके, ठीक। आप समझते हैं दूसरा डिफेक्ट, हाइपरमाइट्रोपिया। हाइपरमाइट्रोपिया में क्या होगा बच्चों, एक पर्सन जो पास की चीजों को नहीं देख पाएगा, ठीक है, नॉट एबल टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट। हम पास की चीजों को, कितने पास की चीजों को देख पाते हैं, 25 सेंटीमीटर पर बहुत आराम से अगर देख पा रहे हैं तब ठीक है हमारी आई साइड, लेकिन हम 25 सेंटीमीटर पर भी नहीं देख पा रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, जोर लगा रहे हैं दिमाग पे। तो कुछ लोगों को देखा होगा बुक और न्यूज़पेपर ऐसे रीड करते हैं बैठ के, दूर करके, कि उनका नियर पॉइंट जो है वो कहाँ चला गया, दूर चला गया, यहां से देख पा रहे हैं इतने दूर से, ऐसे पढ़ते हैं बैठ के, ठीक है। तो ऐसा डिफेक्ट जिसमें हम पास की चीजों को नहीं देख पाते। अब क्यों नहीं देख पाते, देखो होता क्या है, पास से बेटा लाइट रेस कैसी आती है, डाइवर्ज होके आती है, ठीक है, ये नियर बाई ऑब्जेक्ट है, लाइट रेस कैसे आ रही है, डाइवर्ज होके आ रही है, ठीक है। तो ये जो लेंस है ना, उनको रेटिना पर कन्वर्ज ना करके रेटिना से पीछे कन्वर्ज कर पा रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर पा रहा है, मतलब इसकी कन्वर्जिंग पावर लो हो गई, ठीक है, ये कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहा रेटिना पर, पीछे कन्वर्ज कर पा रहा है, थोड़ी सी और ज्यादा कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने की जरूरत है, तब जाके ये रेटिना पर कन्वर्ज हो पाएगी। तो पहला रीजन क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, देखो ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, ठीक है, पावर कैसी हो गई, लो, मतलब फोकल लेंथ बढ़ गई, फोकल लेंथ बढ़ गई, फोकस उसका पीछे खिसक गया। या दूसरा केस ये हो सकता है, आई वॉल या तो छोटा हो गया हो, ये जो आई वॉल है ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, तो रेटिना जो है वो आगे की तरफ खिसक आई, ठीक है, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, दोनों केसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये डिफेक्ट हो गया, अब इसको ठीक कैसे करना है, जो लाइट रेस पीछे कन्वर्ज हो रही है वो कहाँ कन्वर्ज होनी चाहिए, रेटिना पर कन्वर्ज होनी चाहिए। तो इसको ठीक करने के लिए यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। करना क्या, कन्वर्जिंग पावर बढ़ानी है, कन्वर्ज और ज्यादा करना है, तो ये तो कर ही रहा है कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज, इसी के जैसा एक लेंस और ले आओ, जितनी ये कन्वर्ज नहीं कर पा रहा, जितने इस लेंस की बस की बात नहीं है, उतने बस की बात वाला एक लेंस ले आओ, दूसरा इसी के जैसा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस हम इस लेंस के आगे लगाते हैं, ठीक है, स्पेक्टिकल्स बनवाते हैं चश्मा, उसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं हाइपरमाइट्रोपिया को ठीक करने के लिए। अब देखो हमारा जो नियर पॉइंट है बेटा वो यहां से यहां तक का कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, बट हम 25 सेंटीमीटर का नहीं देख पा रहे, हम देख पा रहे 30 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर का देख पा रहे हैं, कि इतनी दूर हम बुक रख के पढ़ते हैं तो बड़े आराम से पढ़ लेते हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हम जो यूज करेंगे, तो लाइट जो उस ऑब्जेक्ट से, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये रहा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आ रही थी बेटा डाइवर्ज होके,
उनको ये पीछे कन्वर्ज कर पा रहा था। दूसरा एक हमने इसी के जैसा लेंस लगाया तो थोड़ा सा भैया इसने हेल्प किया, और ज़्यादा पहले से ही कन्वर्ज कर दिया, तो बड़े आराम से ये लाइट रेज कहाँ कन्वर्ज हो गई, रेटिना पर कन्वर्ज हो गई। ठीक है, अब ये जो लाइट रेज यहाँ से आ रही थी, यहाँ से और ज़्यादा उसको इधर की तरफ कन्वर्ज किया, जो लेंस आपके स्पेक्टिकल्स में है। ठीक है, तो पीछे जो अगर आप देखोगे तो एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ये लेंस उस ऑब्जेक्ट की पीछे की तरफ बना देगा, वहां पर बनाएगा जिस पॉइंट तक का तुम देख पा रहे हो। ठीक है, तो चीजें ना तुम्हें बड़े आराम से दिखाई देंगी। उस पॉइंट पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ये लेंस बना देगा जिस पॉइंट पर तुम देख पा रहे हो। जितने पास तक का नहीं देख पा रहे ना, इतने पास तक का हम नहीं देख पा रहे, यहां से यहाँ तक का। ठीक है, हम देख पा रहे हैं वहां का, तो वहीं पर जाके एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना देगा। इस तरीके से हाइपरमाइट्रोपिया को हम करेक्ट कर लेंगे। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, हाइपरमाइट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए बेटा हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। चलो, क्वेश्चन, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम आई डिफेक्ट यूजेस लेंस ऑफ पावर -1 डायप्टर। -1 डायप्टर का यूज करता है, उस टाइप ऑफ लेंस बताओ और इसके 2 कॉजेज बताओ जिसकी वजह से ये डिफेक्ट होता है। माइनस की पावर किसकी होती है, देखो ध्यान दो, माइनस की फोकल लेंथ बेटा किसकी होती है, नेगेटिव में फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की होती है। किसकी होती है बेटा, कॉनकेव लेंस की होती है। तो माइनस में फोकल लेंथ होती है तो पावर भी कैसी होगी उसकी बेटा, नेगेटिव में होगी। ठीक है, नेगेटिव में होगी। अब नेगेटिव में पावर दे रखी ना -1 डायप्टर, तो वो लेंस का नेचर कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस का यूज हम किस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए करते हैं, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। किसके लिए बेटा, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। नेम द टाइप ऑफ डिफेक्ट मायोपिया एंड लिस्ट इट्स 2 यूजेस। लिस्ट इट्स 2 कॉजेज। किन 2 कॉजेज की वजह से ये डिफेक्ट होता है। पहला, हाई कन्वर्जिंग पावर। कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, रेटिना से पहले ही इमेज को कन्वर्ज कर देता है, हाई कन्वर्जिंग पावर। या तो आई बॉल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है, ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, या तो आई बॉल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। आगे, प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया क्या है, टाइप ऑफ डिफेक्ट इन ओल्ड एज। ये डिफेक्ट बेटा जनरली ओल्ड एज में होता है। ए पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, ए पर्सन कैन नॉट सी नियर, पास वाले ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाता क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एक्मोडेशन। लॉस ऑफ पावर ऑफ एक्मोडेशन कुछ भी हो सकता है, सिलियरी मसल्स वीक हो सकती है, लेंस इमेज रेटिना पर फोकस नहीं कर पाएगा। ठीक है, और पास की चीज नहीं देख पा रहे, इसका मतलब आई बॉल क्या हो गया, टू शॉर्ट हो जाता है। आई बॉल शॉर्ट भी हो सकता है, जनरली ये ओल्ड एज में होता है। तो इस प्रेस बायोपिया कब हो सकता है, सिलेरी मसल्स बिकम्स वीक। सिलेरी मसल्स क्या हो जाती है बेटा, वीक हो जाती है। क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। आई लेंस बिकम्स इनफ्लेक्सिबल, आई लेंस भी खुद इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है ना। थिकनेस को जब थिक करना हो या थिन करना हो, वो उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है कि अपने फोकस को एडजस्ट कहाँ कर पाए, रेटिना पर कर पाए। ठीक है, तो ये ओल्ड एज में होता है और उसको करेक्ट करने के लिए वही हम यूज करेंगे। हमें पास का नहीं दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा, पास का नहीं दिखाई दे रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे प्रेस बायोपिया को करेक्ट करने के लिए। किसका यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे प्रेस बायोपिया। देखो मेडिकल टर्म्स में सिंपली अगर पूछा जाए प्रेस बायोपिया क्या होता है, तो ये डिफेक्ट सेम हाइपरमाइट्रोपिया समझो। ठीक है, लेकिन अगर ये ओल्ड एज में हो रहा है और रीजंस इसके क्या है, सिलेरी मसल्स का वीक होना, लेंस का वीक होना, इनफ्लेक्सिबल होना, तो ये आपका प्रेस बायोपिया होगा। और इसको ठीक करने के लिए हमें पास का नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। और जनरली मेजर टाइम होता क्या है बेटा इस एज में कि पास का नहीं दिखाई देता, तो साथ ही साथ हमें दूर का भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, साथ ही साथ दूर का भी नहीं दिखाई देता है और मायोपिया भी हो जाता है। ठीक है, मायोपिया भी हो जाता है, हमारा फार पॉइंट भी बेकार हो चुका होता है उस पर्सन का जिसको प्रेस बायोपिया होता है। अब उसको पास का भी नहीं दिखाई दे रहा, दूर का भी नहीं दिखाई दे रहा। मायोपिया हाइपरमाइट्रोपिया दोनों एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का
हम लेंस यूज करते हैं स्पेक्टिकल्स में बाई फोकल लेंस, ठीक है, बाई फोकल लेंस, ठीक है। तो ओल्ड एज में हमारे दादा और दादी हैं, उनको ना तो न्यूज़पेपर रीड कर मिलता है, ना कोई दूर की चीज़ दिखाई दे रही होती है, ठीक है। तो अब करे तो करे क्या, ना पास का ना दूर का, तो एक स्पेशल टाइप का लेंस तैयार करेंगे बाई फोकल लेंस, ठीक है। बाई फोकल मतलब एक ही लेंस में ना दो नेचर होंगे, एक कॉनकेव होगा एक कॉन्वेक्स होगा। देखो जब हम दूर का देखते हैं तो नजरों को आंखों को उठा के देखते हैं, ठीक है, अपर वाले पार्ट से देखते हैं, ये वाले पार्ट से, ठीक। और जब हम किसी भी चीज को रीड कर रहे हैं, जैसे ये से रीड कर रहे हैं तो ऐसे आंखों को झुका के देखेंगे नीचे, तो लोअर वाले पार्ट से देखेंगे तो ये जो लोअर वाला पार्ट होगा, ठीक है। अब हम पास की चीजों को देख रहे हैं तो लोअर वाले पार्ट से देखेंगे। अब पास की चीजों का मतलब पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही, हाइपरमेट्रोपिया, इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, तो नीचे लगा देंगे हाफ पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस। दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, मायोपिया, करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस, तो ऊपर वाले पार्ट में कौन सा लेंस लगा देंगे, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ऊपर कॉनकेव नीचे कॉन्वेक्स, एक बाईफोकल लेंस इसको बोलते हैं। ये स्पेक्टिकल्स में यूज करते हैं जब मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया एक साथ होता है। कौन सा लेंस बेटा यूज करेंगे, बाई फोकल लेंस, ठीक है, समझ गए। अगर प्रेस बायोपिया पूछा जाए तो उसमें ये मत लिखाना कि ना तो दूर का दिखाई देता है ना पास का दिखाई देता है, ठीक है। दो बातें एट द ओल्ड एज जिसमें एक पर्सन क्लियरली पास की चीजों को नहीं देख पाता, ये वो डिफेक्ट है जिसमें दूर का मायोपिया और पास का हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ हो जाते हैं, तब हम बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एक डिफेक्ट है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है, आई लेंस बिकम्स क्लाउडी, आई लेंस क्लाउडी हो जाता है, धुंधला हो जाता है, ठीक है, रिजल्टिंग ब्लर्ड विजन, जिससे हमें चीजें ब्लर दिखाई देती है, ठीक है, चीजें हमें क्या दिखाई देती है, ब्लर दिखाई देती है। और इसका रीजन होता है आई लेंस बिकम्स ओपेक्यू, ठीक है, आई लेंस बिकम्स ओपेक्यू। ओपेक्यू का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो लाइट रेज को रिफ्रैक्ट नहीं कराता, लाइट रेज को रिफ्रैक्ट नहीं करा पाता, ठीक है। जो भी लाइट रेज लेंस पर पड़ेंगी वो रिफ्रैक्ट होके पीछे रेटिना पर जाएंगी नहीं, क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट, वापस चली जाएंगी, ठीक है। ओपेक्यू सब्सटेंस का मीनिंग ही वही है, रिफ्लेक्ट करना, ना कि रिफ्रैक्ट करना। क्योंकि आई लेंस कैसा हो गया, ओपेक्यू, उसका रिजल्ट क्या होगा, आपको ब्लर्ड विजन, सब कुछ धुंधला दिखाई देगा, ब्लर। अब इसको करेक्शन के लिए क्या करते हैं कि स्मॉल सर्जरी कराते हैं, ठीक है, उसमें हम आर्टिफिशियल लेंस को इंसर्ट करा लेते हैं। ये जो लेंस खराब हो चुका है इस लेंस को हटा के एक दूसरे आर्टिफिशियल लेंस को इंसर्ट करा लेते हैं। ये बेटा डिफेक्ट जनरली ओल्ड एज में होता है, ठीक है, ओल्ड एज में ही होता है, और हिंदी में हम इसको जानते हैं मोतियाबिंद के नाम से, ठीक है। तो ऑपरेशन होता है, बस उसमें लेंस को, जो खराब लेंस है उसको हटा के एक नया लेंस, आर्टिफिशियल लेंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। बात आई समझ में, चलो आगे देखते हैं। ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म क्या होता है बेटा, एक ग्लास है, वो कैसे डिजाइन कर रखा है, सामने से एक ट्रेंगल है, ठीक है, और इसके जस्ट पीछे भी एक ट्रेंगल होगा, दो हो गए ट्रेंगल, और इसकी जो तीन साइड है, 1 2 3, इन तीन साइड का शेप कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं, और ये 5 साइड्स का शेप बन जाता है एक प्रिज्म, ठीक है। और बेसिकली ग्लास प्रिज्म क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट कराता है, ठीक है, रिफ्रैक्ट कराता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करता है कि अगर हम इस पर व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराएं, ठीक है, व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराएं तो व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में, ठीक है, और क्या बन जाएगा, स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रिज्म लाइट को रिफ्रैक्ट कैसे कराता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ये फिनोमेना सबसे पहले बेटा हम अभी स्टडी करते हैं। देखो एक प्रिज्म ड्रॉ किया हमने ए बी सी, ठीक है, ये प्रिज्म का बेस होगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें लाइट एक मीडियम से इंसिडेंट करानी है प्रिज्म में, तो ये मीडियम लिया हमने एयर, ठीक है, और प्रिज्म ग्लास है, ठीक है, ग्लास। अब ग्लास और एयर के कंपैरिजन में एयर क्या होगी, रेयर मीडियम, और ग्लास क्या होगा, डेंसर मीडियम, ठीक। चलो अब एक लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं, जो लाइट बेटा इंसिडेंट होती है प्रिज्म पे उसको बोलेंगे इंसिडेंट बीम या फिर इंसिडेंट रे, ओके। अब इंसिडेंट रे, ये जो सरफेस है ए बी प्रिज्म की, इस ए बी पर इंसिडेंट करेगी, तो जो ए बी सरफेस है वो ऐसी है, इसका नॉर्मल क्या होगा, यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब देखो भाई, रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे रिफ्रैक्ट करती है तो किधर की तरफ बेंड होती है,
नॉर्मल की तरफ। कहाँ बेंड होती है? नॉर्मल की तरफ। तो ये जो इंसिडेंट रे है जब प्रिज्म में एंटर करेगी सरफेस ए बी पर, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। कहाँ बेटा बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यानी टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म की तरफ बेंड हुई और ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। अब जो दूसरा वाला सरफेस है प्रिज्म का एसी, उस सरफेस से बाहर निकलेगी, दैट इज कॉल्ड, ये जो रे बाहर निकलती है इसको बोलते हैं इमर्जेंट बीम या फिर इमर्जेंट रे। ठीक, अब इस सरफेस के लिए नॉर्मल क्या होगा? बेसिकली ये होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इस सरफेस का नॉर्मल ये होगा। तो लाइट अब जा रही है डेंसर से फिर से कहाँ? एयर में, रेरर मीडियम में। तो जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से क्या जाएगी? दूर। ठीक है ना, अबे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर जाएगी और बेंड होके इमर्जेंट रे इधर से पास होगी। तो बेसिकली प्रिज्म क्या कर रहा है? लाइट रे को बेंड करा रहा है। क्या करा रहा है? बेंड। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। तो रे यहां से गई, कहां जा रही थी? सीधे। जा तो कहां रही थी? सीधे। अब जब प्रिज्म से उसका रिफ्रैक्शन हुआ तो प्रिज्म ने क्या करा दिया? लाइट रे को ऐसे नीचे की तरफ बेंड करा दिया। ठीक है, तो ये लाइट रे इतनी क्या हो गई? बेंड हो गई। अगर हम इसको पीछे यहां मिला दें और जो इंसिडेंट रे जिस रास्ते जा रही थी उसको आगे सीधे ऐसे कर दें, तो ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे यहां पर बेटा मिलेंगी और ये जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डी। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन डी। तो ऐसे जो है ग्लास प्रिज्म रिफ्रैक्शन करता है लाइट का। समझ गए ना? अब देखो, प्रिज्म जो है व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है 7 कलर्स में। इसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी कि जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म पर इंसिडेंट कराएं, किसको? व्हाइट लाइट को, क्योंकि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं छिपे हुए, जिनको ये क्या कर देता है? स्प्लिट कर देता है ना। द स्प्लिटिंग ऑफ, कलर चेंज करते हैं, ठीक है, ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स। अब देखो होगा क्या, जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म पर इंसिडेंट कराएं, ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सा कलर मिलेगा? रेड कलर। और सबसे नीचे कौन सा कलर मिलेगा? वायलेट कलर। ठीक है, तो वायलेट कलर देखो, वायलेट लाइट की रे जो है वो सबसे ज्यादा बेंड कर रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन बेंड हो रहा है? वायलेट। तो वायलेट जो होता है ना वो मोस्ट डेविएटेड कलर है, मोस्ट डेविएटेड। ठीक है, कौन? वायलेट। और सबसे ऊपर कौन सा कलर मिलेगा? रेड कलर मिलता है। सबसे ऊपर कौन सा कलर मिलता है? रेड कलर, लीस्ट डेविएटेड। रेड कलर लीस्ट डेविएटेड। कौन? रेड कलर। ठीक है, तो रेड कलर सबसे कम डेविएट हुआ, सबसे ऊपर होगा, और वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होगा, सबसे नीचे होगा। और वायलेट से ऊपर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये स्पेक्ट्रम हमें मिलता है जब हम व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास कराते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो, ये जो पैटर्न है इसको हम ऐसे लिखते हैं, वायलेट वी, इंडिगो आई, ब्लू वी, जी वाई ओ आर, ये बन जाता है बेटा पिपग्योर। ठीक है, अब दूसरी बात समझते हैं। देखो, रेड कलर सबसे कम डेविएट हो रहा है। ठीक है, रेड वाली जो रे है वो जब प्रिज्म से पास करेगी वो सबसे कम उड़ेगी, सबसे कम डेविएट होगी, तो रेड कलर लीस्ट डेविएट होता है। मींस की रेड कलर की, ठीक है ना, रेड कलर की वेवलेंथ, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, वो इन सभी कलर्स में से सबसे ज्यादा होती है। मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड कलर की, कि रेड कलर वेवलेंथ मींस लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है अमॉन्ग दीज कलर्स। ठीक, और वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है। ठीक है, वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी, वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट की बीम को अगर प्रिज्म पर इंसिडेंट कराओगे तो वो डिस्पर्स हो जाएगी इनटू 7 कलर्स। कौन से कलर्स? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना? चलो आगे एक नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना से पहले समझते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना, स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, वो भी डिस्कस करेंगे अभी। इससे पहले समझते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो व्हाइट लाइट से मिले 7 कलर्स। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन किसने कराया? ठीक है, ये भैया वही न्यूटन साहब हमारे, उन्होंने किया
देखा कि क्या व्हाइट लाइट से ही 7 कलर्स निकल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये प्रिज्म कोई जादू कर रहा हो या ये प्रिज्म से 7 कलर्स निकल रहे हैं, क्या एक्चुअल में व्हाइट लाइट में ही 7 कलर्स होते हैं। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए क्या किया, एक इन्वर्टेड प्रिज्म आगे रख दिया, ठीक है, और उस प्रिज्म ने क्या किया, जो पहले प्रिज्म ने व्हाइट लाइट से 7 कलर्स को स्प्लिट किया, स्पेक्ट्रम मिला, वो फिर से 7 कलर्स रिकम्बाइंड होके क्या मिल गई हमें, व्हाइट लाइट। क्या मिल गई, व्हाइट लाइट, है ना। तो व्हाइट लाइट से ही 7 कलर्स निकले थे और उन 7 कलर्स को फिर से अगर आप कंबाइंड कर दोगे तो क्या बन जाएगी, व्हाइट लाइट। मींस टू से कि व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। कितने, 7 कलर्स, स्पेक्ट्रम दैट इज कॉल्ड विवग्योर, ठीक है। अब ये नेचुरल फिनोमिना जो बेटा हमें नेचर में देखने को मिलता है, रेनबो, इंद्रधनुष बनता है ना आसमान में, कब बनता है, जब बारिश हो रही हो हल्की हल्की साथ में, ठीक है, और उसी टाइम क्या हो, सनराइज हो जाए, धूप भी निकल आए, ठीक है, तब उस टाइम बेटा क्या होता है, एक बहुत अच्छा सा रेनबो का फॉर्मेशन हमें कभी कभी देखने को मिलता है। अब वहां पर यही फिनोमिना काम करता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। तो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं स्काई में, वो ड्रॉपलेट्स काम करती हैं बेटा प्रिज्म का, ठीक है ना। जो छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है वो स्मॉल प्रिज्म का काम करती हैं, और जो सन से व्हाइट लाइट आ रही है वो जब उन वाटर ड्रॉपलेट्स पर पड़ती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स भैया प्रिज्म का काम कर रही है, वो स्प्लिट कर देती है उस व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में, है ना, और रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो समझते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट, ठीक, वाटर ड्रॉपलेट है, और इधर है सन, ठीक है, सन से आ रही है व्हाइट लाइट, ठीक है, सन से व्हाइट लाइट आ रही है, तो जब सबसे पहले व्हाइट लाइट इंसिडेंट करेगी, ठीक है, तो वो बेटा क्या होगी, स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में। सबसे ऊपर क्या होगा, रेड कलर, सबसे नीचे क्या होगा, वायलेट कलर, ठीक है। तो जो फर्स्ट सरफेस है सबसे पहले वहां पर क्या होगा, लाइट का डिस्पर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइट का डिस्पर्जन हो जाएगा। फिर जो 7 कलर्स आगे जाएंगे तो यहां पर क्या होगा बेटा, एंगल इतना ज्यादा होगा इनका कि वो उधर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, अंदर ही अंदर क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, है ना, क्या कर जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। स्पेक्ट्रम का क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक होता है क्रिटिकल एंगल, कि जब इंसिडेंट रे की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है तो लाइट रे उस मीडियम को क्रॉस नहीं कर पाती, वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करके आ जाती है। तो कुछ ऐसा ही यहां पर होता है, ये एंगल जो होता है ना इनका, कि जो अंदर से लाइट रे बाहर निकल रही है तो इस सरफेस के लिए तो ये इंसिडेंट रे मानी गई, तो वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है वैल्यू, तो एक बार क्या हो जाता है इनका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम रिफ्लेक्ट होके इधर आता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, फिर TIR के बाद रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है, और ये 7 कलर्स जो डिस्पर्स होते हैं व्हाइट लाइट से वो हमारे आंखों तक पहुंचते हैं, ऑब्जर्वर तक पहुंचते हैं, और हमें एक जो है ऐसे बेटा एक रेनबो, ये रेनबो का फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है। अब इस रेनबो में सबसे ऊपर कौन होता है, रेड कलर, ठीक है, और सबसे नीचे कौन होता है, वायलेट कलर होता है, ठीक। तो रेड कलर हमें बिल्कुल परफेक्ट रेड दिखाई देगा, वायलेट कलर हमें बिल्कुल परफेक्ट वायलेट दिखाई देता है। जो बीच के कलर होते हैं इनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, इसकी वजह से ये हमें परफेक्टली दिखाई नहीं दे पाते हैं, ठीक है। अब देखो रेनबो बनने की नेसेसरी कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन, रेनबो फॉर्मेशन के लिए जो ऑब्जर्वर है, जो रेनबो को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बिहाइंड में होना चाहिए सन, सन होगा हमारे पीछे, ठीक है। तो रेनबो का फॉर्मेशन होगा हमारे फ्रंट में। ये जो ऑब्जर्वर है बेटा, ऑब्जर्व कर रहा है रेनबो को, ठीक है, तो इस रेनबो को कहाँ ऑब्जर्व करेगा, ये इधर, कहाँ ऑब्जर्व करेगा, ये जो लाइट है उसकी आंखों तक पहुंच रही है, तो ये पूरा ऐसे इस तरीके से रेनबो बनेगा उसके सामने, और सन कहाँ होगा, उसके पीछे, सन कहाँ होगा, उसके पीछे होगा। तो अगर हम इधर की तरफ है तो सन होगा हमारे पीछे और रेनबो का फॉर्मेशन होगा हमारे फ्रंट में। तो ये पहली कंडीशन है रेनबो के फॉर्मेशन की। दूसरी बात कि जो सन होता है वो ओरिजिन से, ठीक है, जो सन होता है वो ओरिजिन से, ये तो वाटर ड्रॉपलेट है यहां पर बनाते हैं, देखो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से जो सन होगा, ठीक है, उसका एंगल, ओरिजिन से जो सन होगा उसका एंगल
42 डिग्री से लेस होना चाहिए, ठीक है, या फिर कह लें 42 डिग्री तक, 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओरिजिन से सन का एंगल 42 डिग्री से कम होना चाहिए। सेम बात इधर के लिए भी, जब सन इधर आ जाए, ठीक है, जब सन इधर आ जाए तो उसका एंगल भी 42 डिग्री से लेस देन होना चाहिए। जब बात करते हैं दोपहर की, दोपहर में सन कहाँ होता है? बिल्कुल हमारे ऊपर, ठीक है, जो ओरिजिन है अर्थ का इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली होता है सन यहाँ पर, तो एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो मोस्ट भैया प्रोबेबली, ठीक है, ज्यादातर हमने यही तो देखा है कि रेनबो का फॉर्मेशन या तो सुबह के टाइम पे होगा, यानी सुबह के टाइम से लेके दोपहर के टाइम के बीच में, या दोपहर से लेके शाम के टाइम के बीच में, कि सन इधर हो या फिर इधर हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? द एंगल ऑफ सन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अर्थ शुड बी लेस देन 42 डिग्री, ठीक है, 42 डिग्री से लेस देन होना चाहिए। समझ गया रेनबो का फॉर्मेशन? चलो आगे। एक क्वेश्चन बेटा पूछा गया था सीबीएसई 2024 में, देखो, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई, लिस्ट 2 नेसेसरी कंडीशन टू ऑब्जर्व ए रेनबो, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन का डायग्राम बनाना, अच्छे से बनाना है। देखो क्या करना, सबसे पहले वाटर ड्रॉपलेट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सन से वाइट लाइट आएगी और वो वाइट लाइट बेटा यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? डिस्पर्जन, स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, स्प्लिट हो जाएगी। सबसे ऊपर रेड कलर, सबसे नीचे वायलेट कलर, फिर क्या होगा? एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR इधर और इधर, ये स्पेक्ट्रम कहाँ चलाएगा? इधर, और यहां से ये स्पेक्ट्रम बाहर की तरफ रिफ्रैक्ट होगा। तो यहां पर बेटा क्या होगा? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर क्या हुआ? वाइट लाइट क्या हो गई? डिस्पर्स हो गई, डिस्पर्जन का फिनोमिना होगा यहां पर, ठीक है। और यहां से स्पेक्ट्रम बाहर निकलेगा, यहां पर बेटा होगा रिफ्रैक्शन, ओके। और ऑब्जर्वर इधर से ऑब्जर्व करेगा वाइट लाइट को, ठीक है। ये आई यहां से वो क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो ये रफली डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, आप लोग अच्छा सा सुंदर सुंदर डायग्राम बना के आना। दूसरा पूछा है लिस्ट 2 नेसेसरी कंडीशन। 2 नेसेसरी कंडीशन क्या है? कि जो पहला कंडीशन क्या? ऑब्जर्वर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? द ऑब्जर्वर, ठीक है, इज इन बिटवीन द सन एंड रेनबो, ठीक है, सन एंड रेनबो। या फिर हम लिख सकते हैं और द ऑब्जर्वर विल बी बिहाइंड द सन, सन के क्या होना चाहिए? पीछे, ठीक है, बिहाइंड द सन एंड इन फ्रंट ऑफ रेनबो, रेनबो के फ्रंट में। तब उसे रेनबो दिखाई देगा कि वो सन क्या हो उसके बिहाइंड में और रेनबो कहां बनेगा? उसके फ्रंट में। दूसरी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? ठीक है, द एंगल ऑफ सन फ्रॉम होरिजन, ठीक है, होरिजन से शुड बी लेस देन 42 डिग्री। 42 डिग्री से एंगल क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। बात आई समझ में? चलो लिख दोगे ना सभी आप लोग? चलो आगे देखते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? देखो भाई, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो गैसेस हैं, ठीक है, गैसेस की लेयर्स हैं, वो क्या कर रही हैं? लाइट को रिफ्रैक्ट कर रही हैं। कैसे? देखो, द रिफ्रैक्शन कॉज्ड बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस हैं जिनकी अलग अलग डेंसिटीज है, ठीक है, वो क्या कर रही है? लाइट रे को रिफ्रैक्ट कर रही हैं। देखो बना के समझते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं अपनी अर्थ, ठीक है, अर्थ को ड्रॉ कर लेते हैं। कलर फिल करते हैं ग्रीन, ठीक है, ये बेटा हो गई हमारी अर्थ, ओके। देखो अर्थ में चारों तरफ से एटमॉस्फेयर है, ठीक है, मीन्स टू से कि गैसेस क्या कर रही हैं? अर्थ के सराउंडिंग को घेरे हुए हैं। अब देखो होगा क्या, जो गैसेस की लेयर्स हैं, ठीक है, गैसेस की ये जो लेयर्स हैं, जैसे जैसे हम
अर्थ की सरफेस से, ठीक है, अर्थ की सरफेस से, बेटा ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो गैसेस की डेंसिटीज है, द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एयर। तो एयर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगी बेटा, जब हम ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। या फिर यूं कह लें कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, हाइट से अर्थ की सरफेस पर आते हैं, तो डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है, इंक्रीज होती है। डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। अब नीचे गैसेस की, एयर की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, मतलब नीचे क्या बनेगा, डेंस मीडियम, डेंसर मीडियम बोले तो क्या बनेगा, डेंसर मीडियम। ऊपर देखें तो ऊपर जाने पर बेटा क्या होगा, गैसेस की डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है, डेंसिटी कम हो रही है, तो ऊपर क्या होगा, बनेगा रेरर मीडियम, क्या बनेगा, रेरर मीडियम। आप सपोज दैट एक लाइट रे अर्थ के एटमॉस्फेयर से अर्थ पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो ये जो लाइट रे आएगी, तो इस लेयर की अगर हम बात करें बेटा, तो ऊपर क्या होगा, ये रेरर मीडियम, ठीक, और नीचे क्या होगा, डेंसर मीडियम। इस लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ होगा ये रेरर मीडियम, यहाँ होगा ये डेंसर मीडियम। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो डेंसिटी ऑफ गैसेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब हम कहाँ आ रहे हैं, रेरर से डेंसर में। तो ये लाइट रे जब रेरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इसके लिए नॉर्मल ये ड्रॉ करते हैं, तो लाइट रे बेटा कहाँ मुड़ती है, नॉर्मल की तरफ, कहाँ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, ठीक है। इस लेयर की हम बात करें तो नीचे वाली जो लेयर है इसकी डेंसिटी ऊपर वाली लेयर से ज्यादा होगी, तो ऊपर वाली रेयरर होगी और नीचे वाली डेंसर होगी, ठीक है। फिर से लाइट रे कहां मुड़ेगी बेटा, नॉर्मल की तरफ, है ना। तो लाइट रे क्या हो रही है, अर्थ की सरफेस पर बैंड होते हुए आ रही है, क्या हो रही है, बैंड होती हुए आ रही है, ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर अर्थ के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, जो लेयर्स ऑफ गैसेस हैं, उनकी वजह से लाइट रे क्या हो रही है, अर्थ तक बेटा बैंड होके आ रही है। इसी बेंडिंग को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड बाई अर्थ एटमॉस्फेयर। एक चीज याद रखना बस, कि जब हम अर्थ की हाइट से ऊपर जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, यानी ऊपर बनेगा रेरर मीडियम और नीचे बनेगा डेंसर मीडियम। जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड होते हुए आएगी, ठीक। देखो एक नेचुरल फिनोमिना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। हमको अभी तक लगता था कि तारे सच में टिमटिमाते हैं, ट्विंकल करते हैं, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो बल्ब नहीं है जो जल रहा है बंद हो रहा है, जल रहा है बंद हो रहा है, ऐसा नहीं होता। देखो तारे हमसे बेटा, स्टार्स बहुत दूर है, ठीक है, उनकी डिस्टेंस हमसे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमें तारे ऐसे लगते हैं जैसे वो एक पॉइंट है, वो क्या है, एक पॉइंट है, जो लाइट वहाँ से आ रही है उस पॉइंट से, तो वो बन रहा है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। तो होता क्या है कि इतनी दूर से जब स्टार से लाइट अर्थ तक आती है, सपोज दैट एक स्टार हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये स्टार है, यहाँ से जब लाइट अर्थ तक आ रही है, दिस इज अवर अर्थ, तो बीच में बेटा, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट डेंसिटीज की गैसेस की लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये बिल्कुल एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा स्टार्स, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, जब टेम्परेचर बेटा इंक्रीज होगा तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, ठीक है, दूर दूर भागेंगे, तो डेंसिटी क्या होगी एयर की, कम होगी, तो वहां पर बनेगा रेरर मीडियम, और एकदम से इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्टार से ज्यादा आएगी, ठीक है, ज्यादा आएगी। सपोज दैट 100 लाइट रेज आ रही थी और वो 100 लाइट रे हमारी आंखों में आ गई और हमें स्टार जो है वो चमकता हुआ एकदम से दिखाई दिया, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होगा, जब अब भैया बहुत सारी लेयर्स ऑफ गैसेस है, कहीं पर डेंसिटी ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर रेयर, कहीं पर डेंसर, अब कहीं पर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, प्रेशर ज्यादा होगा, क्या होगा, जब टेम्परेचर कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, ठीक है, पास पास आ जाएंगे, तो क्या होगा, डेंसर मीडियम क्रिएट हो जाएगा। अब जो 100 लाइट रेज आ रही थी तो उनमें से क्या होगा, बेंडिंग ज्यादा होगी, कोई इधर से निकल गई लाइट रे, कोई इधर से निकल गई लाइट रे, तो लाइट की इंटेंसिटी एकदम से हमारे आंखों में क्या होगी, कम आएगी, क्या आएगी बेटा, कम आएगी। तो जो स्टार आपको दिखाई दे रहा है ये फिर इसके साइज से थोड़ा छोटा दिखाई देगा, ठीक है, तो एकदम से थोड़ा बड़ा, एकदम से थोड़ा छोटा, बड़ा कब, जब एकदम से इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा आ गई, ठीक है। क्यों,
क्योंकि एकदम से हमारे आंखों और स्टार के बीच में बन गया रेयर मीडियम, ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल चले गए दूर दूर, फिर क्या हुआ एकदम से एयर के मॉलिक्यूल फिर से आ गए पास पास और बन गया डेंसर मीडियम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम आई, ठीक है। तो क्या हुआ, लाइट रेज कम आई, पहले 100 आ रही थी अब कम आई, तो हमें तारा दिखेगा छोटा, तो छोटा बड़ा इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार हमें क्या होते हैं बेटा, ऐसे ट्विंकल करते हुए अपीयर्स होते हैं, ठीक, समझ में आया। चलो दूसरा नेचुरल फिनोमिना, स्टार्स सीम्स हायर देन दे एक्चुअल आर। स्टार जो होते हैं ना, वो अपनी जो एक्चुअल पोजीशन जहां पर हैं वहां से हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। देखो बना के समझते हैं, देखो ये हम अपनी अर्थ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अर्थ हो गई, और ये अर्थ के सराउंडिंग में डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस का एटमॉस्फेयर, ठीक। अब देखो होगा क्या, यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, अर्थ की सरफेस पर एक ऑब्जर्वर है, और यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं एक स्टार, ठीक है, इस स्टार को वो ऑब्जर्व कर रहा है। देखो अब यहां से स्टार से लाइट रे आएगी, इस लेयर पर इंसिडेंट हुई, तो हम जानते हैं जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ऊपर क्या होता है, एयर की डेंसिटी कम होती है, ठीक है, यानी ऊपर क्या होगा, रेयर मीडियम, और जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज होगी, तो नीचे क्या बनेगा, डेंसर मीडियम, ठीक है, अर्थ की सरफेस पर जो लेयर्स ऑफ गैसेस है वहां डेंसर मीडियम। अब देखो जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट रे आएगी स्टार से, तो वो बेटा क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है, फिर इसके लिए फिर और ज्यादा बेंड होगी, ठीक है, फिर और ज्यादा बेंड होगी, ठीक है, तो लाइट रे क्या हो रही है, बेंड होती हुई आ रही है, ठीक है। अभी ऑब्जर्वर को हम यहां बना लेते हैं, इस ऑब्जर्वर ने स्टार को ऑब्जर्व किया वहां पर, तो इससे जो लाइट हो रही है ना, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस की वजह से बैंड होके उस तक आ पा रही है, कहां पर आ रही है, बैंड होके उस तक आ पा रही है, ठीक है। बट ये क्या कर रहा है, लाइट रे को तो स्ट्रेट ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, ये स्ट्रेट ऑब्जर्व करेगा, तो स्टार की बेटा एक इमेज इसके हाइट से थोड़ा ऊपर बनेगी, ठीक है। ये लाइट रे को क्या करेगा, स्ट्रेट ऑब्जर्व करेगा, तो हम स्ट्रेट देखेंगे तो एक स्टार की वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बेटा उसकी जस्ट हाइट से ऊपर बनेगी। एक्चुअल में जो लाइट रेज आ रही थी ना, वो इस स्टार की आ रही थी, जो कि लेयर्स की वजह से बैंड होके इस तक आ जा रही थी। अगर वो सीधे जाती तो सीधे इधर चली जाती, ठीक, बट वो लेयर्स की वजह से क्या होगी बेटा, बैंड होके इसकी आंखों तक आ गई, लेकिन इसने सीधे देखा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इसे इसकी इमेज इसकी हाइट से ऊपर दिखाई दी। ये देखो स्टार का एक्चुअल रे ऑफ पाथ कैसे होगा, बैंड होके ऑब्जर्वर तक आएगा, और ये ऑब्जर्वर स्ट्रेट उसको देखेगा, तो एक्चुअल में ये हाइट नहीं है, ये अपेरेंट पोजीशन है, कि बस एक क्या है, एक वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और ये क्यों होता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो डेंसिटी ऑफ गैसेस बढ़ेगी, यानी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी और जो नॉर्मल की तरफ बेंड होते हुए आएगी, समझ गए। तीसरा देखो नेचुरल फिनोमिना, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है, सन निकलने से पहले दिखाई दे जाता है और छिपने के बाद तक हमें दिखाई देता रहता है। देखो अभी ये अर्थ है, अर्थ के ओरिजिन पर ये ऑब्जर्वर है, अभी सन निकला नहीं है, अभी सन बेटा ये जो ओरिजिन है इससे अभी सन नीचे है, अभी निकला नहीं है, लेकिन इस ऑब्जर्वर को ये सन फिर भी दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, देखो बना के समझते हैं, अर्थ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये अर्थ है बेटा, और ये अर्थ के ओरिजिन पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया अर्थ का, ठीक। अब इस ओरिजिन से अभी सन नीचे है, कहाँ है, सन नीचे है, ठीक है, और यहां पर बहुत सारी बेटा लेयर्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। सेम वही कहानी क्या होगी कि जो सन से लाइट रेज है ना, वो यहाँ से निकल रही हैं और बैंड होके, ठीक है, ये लाइट रे क्या हो रही है बेटा, अभी थोड़ा स्ट्रेट लाइट रे बनाते हैं यहाँ पर, देखो स्ट्रेट लाइट रे गई, ठीक है, अब वो क्या होगा, यहाँ से बैंड होके, यहाँ से बैंड होके इधर क्या होगा, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम क्या होगा, नीचे की तरफ, और लाइट रे कहाँ आ रही है, रेयर मीडियम से। जब अर्थ की सरफेस की तरफ बढ़ोगे तो डेंसिटी बढ़ेगी एयर की, तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, इसका नॉर्मल ये, लाइट रे क्या होगी बेटा, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, और ऐसे बैंड होके ऑब्जर्वर तक आ जाएगी, ठीक है। तो सन से जो लाइट रे है वो बैंड होके ऑब्जर्वर तक आ जाएगी। अब ऑब्जर्वर क्या करेगा, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड देखेगा, तो इस सन की इमेज उसको दिखाई देगी ओरिजिन के ऊपर, ठीक है, सन की इमेज दिखाई देगी ओरिजिन के ऊपर। तो जो लाइट रेज है ना, उन्हीं की वजह से सन की इमेज बन रही है, वो सभी की सभी लाइट रेज इस एटमॉस्फेयर की वजह से हमारी आंखों तक आ जाती हैं, और हम सन को ओरिजिन के नीचे होते हुए भी पहले दिखाई
दे जाता है। कितना पहले? 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले हम सन को देख सकते हैं। सेम ऐसी छिपने के बाद होता है। सन जो है इधर ऑरिजिन के नीचे चला जाता है, ठीक है, लेकिन उसकी रेज एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे आंखों तक ऐसे बैंड होके आ जाती है और हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सन की इमेज को 2 मिनट बाद तक देखते रहते हैं। तो 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है, ठीक है, और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। 2 + 2 = 4 मिनट, ठीक है। 4 मिनट कहते हैं ना कि दिन बड़ा होता है, ठीक है, 4 मिनट दिन बड़ा होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का तीसरा फिनोमेना, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब तीनों का बेटा रीजन याद रखना। पहला, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। स्टार सीम्स हाइयर देन द एक्चुअल आर, उसका रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तीसरा, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसका रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये तीनों फिनोमेना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम बेटा डिस्कस करेंगे कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। देखो, लाइट का डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो जाना, ठीक है, यानी कि लाइट रेज जा रही हैं बहुत सारी और वे क्या हो गई, रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो गई। उसको सिंपली हम लोग बेटा कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू वेरियस रैंडम डायरेक्शन। और किसकी वजह से? देखो, स्कैटर्ड बाय वेरियस सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन इट्स पाथ। लाइट के रास्ते में कोई पार्टिकल्स आ गए जिन्होंने लाइट को आगे नहीं जाने दिया, है ना, तो उनकी वजह से लाइट क्या होती है बेटा, स्कैटर्ड हो जाती है। कौन कौन से सस्पेंडेड पार्टिकल्स? जैसे एयर में बेटा प्रेजेंट होते हैं डस्ट के पार्टिकल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए और गैसियस के मॉलिक्यूल्स। वो क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं बेटा, स्कैटर्ड करा देते हैं। क्या करा देते हैं? स्कैटर्ड करा देते हैं। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द अमाउंट जो लाइट का स्कैटर्ड होगा वो डिपेंड करेगा उस पार्टिकल के साइज के ऊपर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। देखो, जो डस्ट और वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं सस्पेंडेड इन द एयर आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, सपोज दैट सनलाइट, ठीक है, सनलाइट जो व्हाइट लाइट है उसको बेटा विजिबल लाइट कहते हैं। उस लाइट की वेवलेंथ से भी ज्यादा बड़े वाटर के और डस्ट के पार्टिकल्स का साइज होता है, जो कि क्या करते हैं, ओवरऑल व्हाइट लाइट को क्या करा देते हैं, स्कैटर्ड करा देते हैं। और इसका एक नेचुरल फिनोमेना हमें देखने को मिलता है बेटा, ये टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जो लाइट की स्कैटरिंग होगी बाई पार्टिकल्स, ठीक है, वो कौन से पार्टिकल्स होंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मींस बेटा देखो यहाँ पे डस्ट के पार्टिकल्स होंगे और प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो हम जानते हैं भैया डस्ट वाटर में सॉल्युबल तो है नहीं, एक सॉल्यूशन तो तैयार हो नहीं सकता, ठीक है, सॉल्युबल होते तो क्या बन जाता, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अगर हम सिंपली इनको बोलें तो ये कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, मींस वाटर और डस्ट के एक साथ पार्टिकल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, लाइट रेज को आगे जाने से रोक रहे हैं, ठीक है। लार्जर पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। देखो ये हमें फिनोमेना जहां पर बहुत ज्यादा घने पेड़ होते हैं जंगलों में, ठीक है, बाग बगीचों में, तो जब सुबह सुबह सन ग्लो करता है तो क्या होता है, बहुत सारे बेटा वाटर के ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड होते हैं और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। अब सन की रेज जो आ रही हैं सीधे ना, सन की रेज जो आ रही हैं सीधे, अब देखो होगा क्या, सपोज दैट यहां पर कोई डस्ट के पार्टिकल है, उन डस्ट के पार्टिकल पर लाइट पड़ते ही क्या होगा बेटा, देखो ऐसे समझो, ये डस्ट का पार्टिकल है और एक ये डस्ट का पार्टिकल है, ठीक है, और एक ये डस्ट का पार्टिकल है। बहुत सारी लाइट रेज जो है वो जा रही थी, तो जो लाइट रे बेटा इस पार्टिकल पर इंसिडेंट करेगी वो लाइट रे आगे नहीं जा पाएगी, वापस क्या कर देगा ये पार्टिकल, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। ऐसे इधर जो लाइट रेज जा रही थी ये लाइट रे को क्या कर देगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा। और सपोज दैट यहां से बहुत सारी लाइट रेज आगे जा रही थी, तो जो लाइट रेज पार्टिकल पर कोइंसाइड करेगी वो इसको क्या कर देगा, ये पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आगे आपको एक गैप सा दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है ना बीच बीच में ब्लैक सा गैप, तो लाइट क्या हो जाती है, पार्टिकल्स पर पड़ते ही क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट जो डायरेक्टली शो रहा है उसमें जो व्हाइट लाइट सन से आ रही है, पूरी की पूरी व्हाइट लाइट क्या हो जा रही है, स्कैटर्ड हो जा रही है। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उससे भी पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, किनका, कोलाइडल पार्टिकल्स का। कौन कोलाइडल
सुपरसाइडल पार्टिकल्स, डस्ट और वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये है टिंडल इफेक्ट, जो कि डस्ट और वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो गैसेस में प्रेजेंट बेटा गैसियस मॉलिक्यूल्स की वजह से भी होती है। अब गैसियस मॉलिक्यूल्स का साइज वाटर और डस्ट पार्टिकल से छोटा होता है। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल्स का साइज जो है डस्ट और वाटर मॉलिक्यूल से छोटा होता है। द एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की वेवलेंथ से क्या होता है, कम होता है। विजिबल लाइट में बेटा हम लोग जानते हैं कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये कंबाइंड होके विजिबल लाइट बनेगी। ठीक है, तो व्हाइट लाइट जो है उसकी वेवलेंथ से भी बड़े पार्टिकल का साइज होता है, तो व्हाइट लाइट को ही स्कैटर्ड कर देते हैं। या हम देखते हैं घरों में हमारे ऊपर एक वेंटिलेशन लगा होता है, रोशनदान। ठीक है, सुबह सुबह जब कमरे में क्या होता है, अगर हम बहुत सारी धूल को झाड़ू लगाएं या कुछ भी करें तो डस्ट के पार्टिकल जो है वो एयर में सस्पेंडेड होने लगते हैं। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, बट अगर हम कमरे में ना डस्ट के पार्टिकल्स को, ठीक है, और ज़्यादा सस्पेंडेड करा दें और सुबह देखें सन से जो लाइट वेंटिलेशन से आ रही है, तो बहुत अच्छा सा ऐसा एक टिंडल इफेक्ट आपको घर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से लाइट रेज क्या कर रही है, पूरे कमरे में स्प्रेड आउट होती हैं। समझ गए? ठीक है, और एयर में प्रेजेंट गैसियस के मॉलिक्यूल्स का साइज इन पार्टिकल से छोटा रहता है। ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, स्मॉल वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर्ड करेंगे। अब इसमें हम जानते हैं व्हाइट लाइट में वॉयलेट हो गई, इंडिगो हो गए, ब्लू हो गए, ग्रीन हो गए, तो रेड लाइट के कंपैरिजन में इनका वेवलेंथ क्या होता है, इन कलर्स का कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो एयर के मॉलिक्यूल्स बेटा इन कलर्स की लाइट को क्या करते हैं, मोर स्कैटर्ड करते हैं, ज्यादा स्कैटर्ड करते हैं। ठीक है, और जो लार्जर वेवलेंथ की लाइट है वो गैसियस मॉलिक्यूल से स्कैटर्ड नहीं हो पाती हैं। इसी के ऊपर बेस्ड बेटा नेचुरल फिनोमिना है स्काई अपीयर्स ब्लू। आसमान जो है वो हमें नीला दिखाई देता है। क्या सच में आसमान नीला है? क्या सच में ऊपर कोई ब्लू कलर है? ठीक है, तो देखो अब मैं बताता हूं कि स्काई हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है। ठीक है, देखो सन से कौन सी लाइट आ रही है, वाइट लाइट आ रही है। ठीक है, और सन से हमारे अर्थ तक डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस हैं। ठीक है, गैसियस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब जो गैसियस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज बेटा क्या है, स्मॉल है। कैसा है, स्मॉल देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। अब उस विजिबल लाइट में जो कलर कंपोनेंट है जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, वो कम वेवलेंथ वाले कलर हैं। कौन कौन से कलर, वॉयलेट, इंडिगो और बेटा ब्लू। ठीक है, ये जो इनकी वेवलेंथ है ना वो बहुत कम है। ठीक है, और इनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही गैसियस मॉलिक्यूल्स का साइज है। ये गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इन कलर्स को स्कैटर्ड करा देते हैं। ब्लू कलर इसमें बेटा सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। ठीक है, ब्लू कलर इसमें सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ होती है कम। ठीक है, ड्यू टू इट्स लोएस्ट वेवलेंथ ब्लू कलर इज मोर स्कैटर्ड। और व्हाइट लाइट में प्रेजेंट जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उसकी वेवलेंथ से कम साइज होता है गैसियस मॉलिक्यूल्स का, इसी वजह से रेड कलर जो है वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड नहीं हो पाता, बिल्कुल नाम मात्र के बराबर स्कैटर्ड होता है। सबसे ज्यादा बेटा जो है वो ब्लू कलर स्कैटर्ड होता है। क्यों? इसकी वेवलेंथ कम होती है और किसके अकॉर्डिंग होती है, गैसियस मॉलिक्यूल के साइज के अकॉर्डिंग। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो गैसियस के मॉलिक्यूल है वो इस हमारी व्हाइट लाइट में जो ब्लू कंपोनेंट है उसको सबसे ज्यादा स्कैटर्ड करते हैं। देखो क्या लिखा है, द एक्सट्रीमली मिनट पार्टिकल्स लाइक एयर मॉलिक्यूल्स स्कैटर्ड मेनली ब्लू कलर। ठीक है, ड्यू टू इट्स लोएस्ट वेवलेंथ। और ब्लू कलर बेटा सबसे ज्यादा फैलता है आसमान में, इसीलिए हमें स्काई क्या दिखाई पड़ता है, ओवरऑल ब्लू दिखाई पड़ता है। अब पता लगा ना, एक्चुअल में स्काई ब्लू नहीं होता, दैट इज अपीरियंस। किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका रीजन क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड बाय एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और उनका जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है, कौन कौन सी, जैसे ब्लू जो है वो रेड के कंपैरिजन में शॉर्टर वेवलेंथ की है। ठीक है, किस में प्रेजेंट होती है, व्हाइट लाइट में। ब्लू कंपोनेंट ड्यू टू इट्स शॉर्टर वेवलेंथ मोर स्कैटरिंग। ठीक है, जिस कलर की वेवलेंथ जितनी कम होगी वो कलर उतना ही ज्यादा स्कैटर्ड होगा, और जिस कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी वो उतना ही बेटा कम स्कैटर्ड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा नेचुरल फिनोमिना। ये भी भाई हमने देखा है, अपीयरेंस ऑफ सन रेड एट सनराइज एंड सनसेट। सुबह सुबह जब सन निकलता है राइज के टाइम पर तो वहां पर हमें वो रेड दिखाई देता है,
और सन सेट के टाइम पर भी क्या होता है, हमें रेड दिखाई देता है। ऐसा क्यों? देखो कॉन्सेप्ट समझो। ये हमारी अर्थ है बेटा, हम यहाँ पर अभी हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक। और अभी अभी हो रही है मॉर्निंग। मॉर्निंग के टाइम पे बेटा ओरिजिन से सन राइज हो रहा होता है, ठीक है। तो मॉर्निंग के टाइम पे सन हमसे होता है बहुत दूर, ठीक है, लार्जेस्ट डिस्टेंस पर होता है, ठीक। अब वहाँ से जो हमारे आंखों तक सिर्फ रेड कलर ही आ पाता है, उसका रीज़न ये है कि जो गैसियस के मॉलिक्यूल्स रास्ते में प्रेजेंट हैं, वो गैसियस के मॉलिक्यूल्स जो रास्ते में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जहाँ पर सन है वो क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर्ड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा कौन कलर स्कैटर्ड हो रहा होगा वहाँ पर? ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड हो रहा होगा। बट ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। किसकी? ब्लू कलर की। तो वो हमारे आंखों तक बेटा नहीं पहुंच पाता। ब्लू कलर हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाता। वो जो स्कैटर्ड होता है ब्लू कलर, वो हमसे बहुत दूर होता है, अबे फ्रॉम आवर आईज, ठीक। दूसरी बात, जो रेड कलर स्कैटर्ड होता है, ठीक है, एक तो रेड कलर कम स्कैटर्ड होता है, बट जो रेड कलर थोड़ा बहुत वहां पर स्कैटर्ड होता है, तो बेटा रेड कलर की हम जानते हैं कि वेवलेंथ, रेड कलर की वेवलेंथ बेटा मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेड कलर। तो रेड कलर अपनी मैक्सिमम वेवलेंथ की वजह से हमारे आंखों तक पहुंच जाता है, ठीक है। रेड कलर हमारे आंखों तक पहुंच जाता है, इस वजह से हमें वहां पर से आया हुआ रेड कलर सिर्फ दिखाई देता है। वहां पर क्या दिखाई देता है? सिर्फ रेड कलर, क्योंकि रेड कलर ही हमारी आंखों तक पहुंच पाया इतनी दूर से, ड्यू टू इट्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब ऐसे ही बात होती है, देखो सनसेट के टाइम पर, सनसेट पे भी क्या होता है, ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड, ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होगा। तो वहां पर तो जब आप जाओगे तब तो आपको ब्लू ही दिखाई देगा, ठीक है। स्काई क्या दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा। लेकिन अभी हम सन से बहुत दूर हैं, सन सेट के टाइम पर हमसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर है। तो सन और सन के आसपास का जो एरिया है ना, वो पूरा क्या दिखाई देता है? रेडिश दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर मैक्सिमम वेवलेंथ का होता है और वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करके हमारे आंखों तक पहुंच पाता है। तो इसलिए सिर्फ हमें रेड कलर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? रेड कलर। दोपहर की बात करें तो भैया दोपहर में क्या होता है, देखो आफ्टरनून, ठीक है, एट द नून, आफ्टरनून नहीं, एट द नून, सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होगा। क्या होगा? सन बिल्कुल हमारे बेटा सर के ऊपर होगा, ठीक है। और सन से और हमारे बीच में बहुत मिनिमम डिस्टेंस होती है। सन और हमारे बीच में बेटा बहुत मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो इस मिनिमम डिस्टेंस से क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत कम होती है, ठीक है। जो भी कलर, मान लो 7 कलर्स स्कैटर्ड हुए, तो वो सातों के सातों कलर बेटा कंबाइंड होके हमारे आंखों तक आ जाते हैं, ठीक है। सभी ब्लू कलर भी आ जाएगा, क्योंकि अभी डिस्टेंस कम है, ठीक है, अभी डिस्टेंस कम है। ब्लू कलर भी आ जाएगा, रेड कलर भी आ जाएगा, ऑल कलर्स कंबाइंड होके हमारे आंखों तक आ जाते हैं। इसलिए दोपहर में सन हमें बिल्कुल ब्राइट वाइट दिखाई देता है। और राइज के टाइम पे बहुत दूर होता है, सिर्फ रेड कलर आ पाता है। सेट के टाइम पे भी बहुत दूर होता है, सिर्फ रेड कलर आ पाता है। इसीलिए राइज और सेट के टाइम पे हमें सिर्फ रेड ही दिखाई देता है। तो ये किसकी वजह से? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर ना हो तब क्या होगा, है ना। अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तब क्या होता? देखो पहली बात, स्काई लुक्स ब्लैक इंस्टीड ऑफ ब्लू बिकॉज नो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस, ठीक है। अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, गैसेस नहीं होती, एयर के मॉलिक्यूल्स, गैसेस के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो वो स्कैटर्ड किसे करते? तो लाइट स्कैटर्ड होती नहीं, ठीक है। लाइट में जो प्रेजेंट ब्लू कंपोनेंट है वो जो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, स्काई ब्लू दिखता है, तो स्कैटरिंग होती ही नहीं, है ना। तो हमें स्काई कैसा दिखाई पड़ता? ब्लैक ब्लैक, ठीक है, पूरा ब्लैक दिखाई पड़ता स्काई। आज हमें जो स्काई ब्लू दिखाई दे रहा है किसकी वजह से? ड्यू टू एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। तो क्या लिखेंगे हम कि जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमें स्काई ब्लैक दिखाई देगा इंस्टीड ऑफ ब्लू। समझ गए ना। दूसरी बात बेटा, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, ठीक है, जब वो स्पेस में जाते हैं तो वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, वहां पर कोई एटमॉस्फेयर है, उन्हें स्काई कैसा दिखाई देता होगा? वहां पर तो कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिना वहां पर हो नहीं पाता, तो उन्हें स्काई दिखाई देता है ब्लैक। कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है उन्हें स्काई। इन आउटर स्पेस द स्काई लुक्स लाइक डार्क एंड ब्लैक इंस्टीड ऑफ ब्लू। तो एस्ट्रोनॉट्स को बिल्कुल ब्लैक स्काई जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको बताऊं, हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते होंगे
ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, ट्रैफिक में जब जाते हैं तो रेड कलर जो है वो ट्रैफिक लाइट का हमें स्टॉप करने के लिए बनाया गया, ठीक है, कि जब रेड होगी लाइट तो हमें क्या होना है, स्टॉप होना है। अब रेड को ही क्यों स्टॉप के लिए बनाया गया? पहली बात, रेड कलर की जो करेक्टरिस्टिक है, पहली करेक्टरिस्टिक भैया, रेड कलर की वेवलेंथ क्या रहती है, हाई रहती है। क्या रहती है? हाई रहती है। अब मान लो भाई हम यहाँ से अपनी कार से, ठीक है, कार से हाई स्पीड से जा रहे थे और आगे है रेड लाइट। क्या है? आगे है बेटा रेड लाइट, RED। और ये रेड लाइट, हम बहुत हाई स्पीड से जा रहे थे तो रेड लाइट स्टॉप होने के लिए इसीलिए बनाई गई क्योंकि रेड लाइट बहुत दूर से हमें दिखाई दे जाए, ठीक है। रेड लाइट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। सबसे पहले रेड लाइट हमारी आंखों तक आएगी और बहुत दूर से हमें दिख जाएगी। तो बहुत दूर से दिख जाए और हम आराम से ब्रेक लगा के अपने कार को कंट्रोल करके रुक जाएं। या फिर कभी वेदर फॉगी हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो फॉगी में भी क्या होता है कि रेड कलर सबसे कम स्कैटर्ड होता है, फैलता कम है, ठीक है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करता है, तो दूर से ही हमें रेड कलर दिखाई दे जाए। इसलिए ट्रैफिक में रेड कलर बेटा जो है वो स्टॉप होने के लिए बनाया गया, ठीक है, रेड कलर जो है वो स्टॉप होने के लिए बनाया गया। और इस रेड कलर का यूज़ बहुत जगह पर किया जाता है, जैसे जो हमारे काफ़ी हाइट वाले बेटा टॉवर्स होते हैं, ठीक है, जो टॉवर्स होते हैं, एयरटेल, BSNL, इन सब के सिम्स के टॉवर्स हो गए, या फिर इलेक्ट्रिक के जो बड़े बड़े पोल्स होते हैं, उनके ऊपर एक रेड कलर की लाइट लगा दी जाती है। क्यों लगा दी जाती है रेड कलर की लाइट? कि जो बेटा एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स जो फ्लाई कर रहे हैं स्काई में, हेलीकॉप्टर्स जो फ्लाई कर रहे हैं बेटा, जेट प्लेन्स, ये सब फ्लाई कर रहे हैं, तो इनकी हाइट जो है इतनी ज़्यादा होती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये रात में इनसे टकरा जाए, ठीक है, ये रात में क्या होंगे, इनसे टकरा जाएं, ठीक है। यानी कि जब इनका जो विज़न है वो आगे का अगर जैसे ब्लर हो गया तो क्या होगा, ये इनसे टकराने, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो रेड कलर लगाया गया। रेड कलर क्या होगा, वो दूर से ही दिखाई दे जाएगा, ठीक है, सबसे पहले रेड कलर। अगर यहाँ पर हम ब्लू कलर लगाते तो ब्लू कलर मैक्सिमम बेटा, सपोज दैट ये ब्लू कलर है, ये यहीं तक आएगा, और अगर हम रेड कलर लगाते हैं वो यहाँ तक आएगा, ठीक है। रेस कौन जीतेगा? रेड कलर। पहले कौन आएगा? रेड कलर। दूर तक कौन जाएगा? रेड कलर। तो दूर से पास तक पहले कौन आएगा? रेड कलर। तो रेड कलर ड्यू टू इट्स मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना, रेड कलर भैया अपनी मैक्सिमम वेवलेंथ की वजह से, रेड कलर अपनी मैक्सिमम वेवलेंथ की वजह से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसीलिए जो बेटा है वो टॉवर्स पर और ट्रैफिक लाइट में रेड कलर का यूज किया जाता है। समझ गए? चलो, इतना भाई आया समझ में, है ना। सो फाइनली बेटा ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है ना। पूरा का पूरा थ्योरेटिकली चैप्टर है, क्वेश्चंस बिल्कुल सीधे बनते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते हैं। देखो, जो भी नेचुरल फिनोमिना है, कोई भी पर्टिकुलर फिनोमिना किस रीजन की वजह से हो रहा है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। वाई स्काई अपीयर्स ब्लू? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो मेन क्या है, जो रीजन है ना, वो हमें अपने दिमाग में रखना है कि क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। और कुछ भाई डायग्राम्स, डिस्पर्सन ऑफ लाइट को शो करना बाई प्रिज्म से, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, और छोटे मोटे जो डायग्राम है उनको अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लो, है ना। तो प्यारे बच्चों, लगे रहो इसी तरीके से, मेहनत करते रहो, अपने एग्जाम की तैयारी में जुटे रहो। सो आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।